थल नहीं अब जल पर होगा प्रचंड प्रहार। अरिहंत आघात चक्रा, समंदर में खतरा। हैंगोर से पाकिस्तान का हंगर खत्म होगा। कलवरी सिंधु घोष है भारत का जय घोष। ऑपरेशन ब्लू स्टार, समंदर का सिकंदर। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और पाकिस्तान अपनी नई हैंगोर पनडुब्बियों के दम पर समंदर में ताकत बढ़ाने का दावा कर रहा है। चीन की मदद से तैयार हो रहा यह नौसैनिक बेड़ा क्या भारत के लिए नई चुनौती है या फिर यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन भर? दूसरी तरफ भारत के पास 2 विमान महापोत हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं, ब्रह्मोस है, मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स हैं और हिंद महासागर में सालों का टैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी अनुभव। तो क्या पाकिस्तान वाकई भारत को समंदर में चुनौती दे सकता है? क्या आने वाले समय में जंग की सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में लड़ी जाएगी? क्या पनडुब्बियां भविष्य की सबसे खतरनाक ताकत बन चुकी हैं? और अगर अरब सागर में कभी आमना सामना हुआ तो आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या पाकिस्तान की हैंगोर पनडुब्बियां भारत के लिए खतरा हैं या भारतीय नौसेना के सामने ये चुनौती टिक नहीं पाएगी? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस गंभीर विषय पर, पहले वो सुनिए। चाइना बगैर आर्थिक फायदे के कोई काम नहीं करता, पर फिर भी क्षेत्रीय पावर का बैलेंस अपने फेवर में रखने के लिए वो पाकिस्तान को हथियार देता रहता है और अभी भी वो उनको 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने वाला है। इसके अलावा भी वो हथियार देता रहा है। उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 और अपने J-10 एयरक्राफ्ट दिए थे, अभी भी शायद देगा। टर्की तो वैसे ही हिंदुस्तान के खिलाफ है। वो समझता है कि ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने में एक मेन रोल हिंदुस्तान के सरदारों का भी था। लिहाजा टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को ड्रोन और ड्रोन ऑपरेटर दोनों दिए थे। ईरान पाकिस्तान को मदद करेगा, इस पे प्रश्न चिन्ह है, देखना होगा। देखिए, बिल्कुल चाइना हथियार दे सकता है बट पाकिस्तान के लिए लड़ नहीं सकता। तुर्की और ईरान भी हथियार दे सकते हैं बट लड़ नहीं सकते। और जैसे कि हमने देखा कि कैसे अर्मीनिया और इंडिया का, भारत का जब से दोस्ती बढ़ी है तब से तुर्की कहीं ना कहीं रैटल हो रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आके बोलते हैं कि हमें तो भाई भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख रहे हैं कि कैसे साउथ एशिया की जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सब देशों की चेंज हो रही है। साउथ एशिया के बाद कहीं ना कहीं भारत का वर्चस्व बढ़ते हुए आया है। तो ईरान के साथ भी भारत के आज के टाइम में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बहुत कम देश हैं जो अपना जहाज, जिनका जहाज उससे पास हुआ है ड्यूरिंग वॉर पीरियड, भारत उनमें से एक था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ईरान और तुर्की भी बहुत एक वेल कैलिब्रेटेड मूव करेंगे। कोई पाकिस्तान को इतना फुल फ्लेजेडली इसके एम में सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना डेफिनेटली एक थ्रेट है बट प्रोवाइड भी कर दे वेपन्स तो भी पाकिस्तान को ही लड़ना पड़ेगा और वो इतने वेल ट्रेंड है ही नहीं कि वो इंडिया की आर्मी के सामने टिक पाए। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल सुन लीजिए जिस पर अगले घंटे लगातार चर्चा होगी। सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान की नई हैंगोर पनडुब्बियां भारत के लिए अब बड़ी चुनौती बन सकती हैं? सवाल नंबर 2, क्या भारतीय नौसेना हिंद महासागर में निर्विवाद बढ़त बनाए हुए है और इसके मायने मतलब क्या है? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या चीन के सहयोग से पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत अब तेजी से बढ़ रही है? ये सवाल बहुत अहम है दर्शकों। और सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या भारत को अब तीसरे विमान वाहक पोत की दरकार और जरूरत है, जो सिनेरियो चीन और पाकिस्तान के साथ अब बनते दिख रहे हैं? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, हिंद महासागर में असली चुनौती पाकिस्तान है या चाइना?
ड्रैगन। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों। अगले घंटे लगातार गंभीर विषय है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान होंगे। लेकिन सबसे पहले उस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन, क्या अगली लड़ाई पानी में लड़ी जाएगी, और अगर भारत पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो आखिरकार सिनेरियो क्या होगा, कौन डरेगा, कौन पीछे हटेगा, या ये जंग नुकसान करने वाली है दोनों ही देशों का। जी हां, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कशन मैं करूंगा, और पाकिस्तान की नेवी की ताकत, भारत की नेवी की ताकत, इसको लेकर डिटेल एनालिसिस मैं लेकर आया हूं दर्शकों। आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ये कार्यक्रम देखने के बाद आपको किसी भी सवाल का जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी अगर इंडियन नेवी के बारे में पूछा जाए या पाकिस्तानी नेवी के बारे में। जी हां, संभावनाओं पर गौर कर लेते हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हैं अगर भारत पाकिस्तान के बीच समंदर में जंग हुई। संभावना नंबर 1, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। जी हां, हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी भारत के मुकाबले अभी कमजोर है। संभावना नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, पाक भारत समंदर में भिड़ेंगे तो क्या होगा इस जंग का अंजाम। जी हां, संभावना नंबर 2, पाकिस्तान के बंदरगाह तबाह हो सकते हैं, कराची, ओखा जो इलाके हैं वहां पर बहुत नुकसान होगा। संभावना नंबर 3, पाक का समुद्री कारोबार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल सी रूट है अरेबियन सी का, वहां पर अगर जंग होती है तो सबसे बड़े नुकसान पाकिस्तान को होगा। संभावना नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दोनों देशों की पनडुब्बी भिड़ेंगी, पानी पर लड़ाई होगी, पानी के अंदर गहराई में लड़ाई होगी। संभावना नंबर 5, जो बहुत गंभीर है, दोनों ओर से मिसाइल और हवाई हमले भी होंगे। जी हां, समंदर में जंग हुई तो उसके इम्कान, उसके इम्पैक्ट, उसके आफ्टरमाथ बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और जिस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी सामरिक ताकत को और मजबूत करने में लगा हुआ है दर्शकों, वो इस बात की तस्दीक करता है, बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। क्या ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर गया है? हैंगोर पनडुब्बी की खरीद के मायने क्या, उसकी खासियत क्या है, वो मैं आपको दर्शकों बताते जा रहा हूं। हैंगोर आपको याद होगा, इससे पहले जब पाकिस्तान के साथ समुद्री जंग हुई थी तो हैंगोर ने हमारे 2 डिस्ट्रॉयर्स को नुकसान किया था दर्शकों। अगले 1 घंटे लगातार पूरी विश्लेषण, पूरी डिटेलिंग मैं करने जा रहा हूं। चलिए ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, हैंगोर खरीद का मतलब क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या चीजें बदल गई। जी हां, खासियत नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, AIP एयर इंडिपेंडेंट ये प्रोपल्शन है इसकी पहली खासियत। खासियत नंबर 2, इसकी सबसे बड़ी ताकत है ये AIP, इसकी सबसे बड़ी ताकत है दर्शकों, और इसी के जरिए ये बहुत खतरनाक पनडुब्बी बन जाती है जो पाकिस्तान की हैंगोर है। कई हफ्तों तक ये पानी के भीतर रहकर ऑपरेशंस को चला सकती है। ये इसके टैक्टिकल बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं। बहुत हद तक ये खतरनाक पनडुब्बी है। रडार और सोनार से बचना आसान है, क्योंकि ये पानी के अंदर बिना आवाज किए घंटों और कई दिनों तक ऑपरेशंस को चला सकती है। स्टेल्थ क्षमता के बारे में बात करें तो कम शोर करती है, लो अक्यूस्टिक सिग्नेचर के कारण इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसे पानी के अंदर ट्रैक नहीं किया जा सकता। अगली खासियत क्या है, आधुनिक साउंड डैम्पिंग तकनीकों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल पानी के नीचे जाने के बाद अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। जी हाँ, लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने की इसकी क्षमता है, यानी ये समंदर के भीतर बहुत देर तक लंबे दूरी के जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सकती है। जी हाँ, इसके अलावा हिंद महासागर, अरब सागर में देर तक गश्त करने के अंदर भी इसकी कैपेबिलिटीज है। ये गश्ती पनडुब्बी के तौर पर भी काम कर सकती है, निगरानी पनडुब्बी के तौर पर काम कर सकती है। विशेष अभियान समुद्री निगरानी के लिए उपयुक्त है। विशेष अभियान यानी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान हैंगोर का इस्तेमाल कर सकता है। अगली खासियत आपकी स्क्रीन पर है। हथियारों की बात करें तो 533 mm का टॉर्पीडो ट्यूब लगा है, विच इज ह्यूज, जो बहुत बड़ा होता है। भारी टॉर्पीडोज को ये आसानी से दाग सकती है। इसके अंदर जो खासियत है, इसकी जो एमिनेशन आर्मरी है बहुत स्ट्रांग है दर्शकों। भारी टॉर्पीडोज के अलावा एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने का भी इसके अंदर मादा है, क्षमता है, कैपेबिलिटीज है। जी हाँ, हैंगोर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की नई पनडुब्बी जो कमीशन हुई है। जी हाँ, समुद्री माइंस बिछाने की क्षमता भी हैंगोर पनडुब्बी के अंदर है। इस खरीद के मायने समझिए, पाकिस्तान पानी में कितना ताकतवर हो जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। खासियत नंबर 3, एडवांस सोनार इसके अंदर है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर है, यानी पानी के अंदर अगर आग लगती है पनडुब्बी के अंदर तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। उस वॉरफेयर सिस्टम के जरिए ये हाई क्लास यानी एक स्पेशल क्लास वॉर जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्रू की क्षमता के बारे में बताऊं तो 35 से 40 क्रू मेंबर्स जो नौसैनिक हैं वो इस पर सवार रहते हैं। आकार की बात करें, लंबाई लगभग 77 मीटर है, वजन करीब 2800 से 3000 टन। जब ये पानी के अंदर रहती है हैंगोर, तब पानी के ऊपर वजन हल्का हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पाकिस्तान की नौसेना ताकत के बारे में भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर पनडुब्बियों के बारे में आपने जान लिया, जरा उसके अलावा पूरी नेवी जो उनकी कैपेबिलिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। इतना सटीक, इतना डीप विश्लेषण अभी तक आपने किसी कार्यक्रम में नहीं देखा होगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। पाकिस्तान की नेवी की ताकत क्या है वो मैं ग्राफिक के जरिए अब आपको बताने जा रहा हूं, उसे देखिए, समझिए। जी हाँ, इनके पास पनडुब्बियों के बेड़े की बात करें तो ऑगस्टा 90B क्लास की सबमरीन है जो AIP तकनीक से लैस है। 3 पनडुब्बियां ऐसी हैं। इसके अलावा ऑगस्टा 70 क्लास है जो भी एक सबमरीन है, पुरानी लेकिन अभी भी सेवा में है, पाकिस्तान के लिए नेवी के लिए लगातार ये काम कर रही है। पनडुब्बियों के बेड़े की बात करें, हैंगोर क्लास सबमरीन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। नई AIP पनडुब्बियां चरणबद्ध तरीके से शामिल की जा रही हैं, इनको कमीशन कर रहा है पाकिस्तान धीरे धीरे। जी हाँ, फ्रिगेट्स की बात करें, चीन से मिली इनके पास 054A/P फ्रिगेट है जो समंदर में बहुत घातक हो सकती है लड़ाई के लिए। बाबर क्लास की इनके पास कॉवेट तुर्की डिजाइन पर आधारित एक युद्धपोत है, वॉरशिप है, छोटा है लेकिन घातक है। जी हां, जुल्फिकार क्लास की चीन से मिली एक और पनडुब्बी पाकिस्तान के पास है जो इनको बहुत मजबूत बनाती है, जो इनको ताकतवर बनाती है समंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने फ्रिगेट्स देख लिया, अब बारी है मिसाइल क्षमता की। नेवी, समंदर की बात कर रहा हूं। जहाज रोधी क्रूज मिसाइलें इनके पास हैं जो वहां पर समंदर की जंग में बहुत कारगर हो सकती हैं। लंबी दूरी तक समुद्री लक्ष्यों पर हमला करना इनको आता है, इनकी कैपेबिलिटीज है। साथ ही साथ आधुनिक वायु रक्षा मिसाइल जो सिस्टम है उस पर भी लगातार पाकिस्तान काम कर रहा है, वो भी इस पर इंस्टॉल की गई है। नौसैनिक विमान की बात करें तो उनके पास कौन कौन से विमान हैं नेवी के, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत डीप विश्लेषण लेके आ रहा है आपके लिए। P-3C ओरियन समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी मिशन के लिए बहुत उपयुक्त है जो पाकिस्तान के पास है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और समुद्री गश्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत क्रूशियल ये एयरक्राफ्ट है और ज्यादातर नेवी ऑपरेशंस में दुनिया भर के मुल्क इस तरह के विमान का इस्तेमाल करते हैं। विशेष बल इनके पास स्पेशल सर्विस ग्रुप है जिसे SSGN कहते हैं। इन्हें समुद्री कमांडो भी आप कह सकते हैं, जैसे कि भारत के पास मार्कोस हैं, इनके नेवी कमांडोज है, जैसे अमेरिका के पास नेवी सील्स होते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। ये तो बता दिया, लेकिन अब भारत की बारी है। आपने पाकिस्तान का दम देखा, अब जरा भारत की भी दमखम को टटोल लिया जाए। भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हमारी नेवी है। कैसे? ये आंकड़े, ये डिटेल जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपको बताएंगे। ये जबानी जमा नहीं है दर्शकों, ये डिटेल, ये फैक्ट है। जी हाँ, 16 पारंपरिक डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली पनडुब्बियां भारत के पास है। कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बी हमारे पास है जो बहुत घातक है, समंदर वॉरफेयर के लिए, मरीन वॉरफेयर के लिए उपयुक्त। जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास शिशु कुमार क्लास की 4 और पनडुब्बियां हैं जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक दोनों से चल सकती हैं। ये भी भारत की बहुत बड़ी ताकत है दर्शकों। जी हाँ, अगला हमारी तरकश का अगला तीर भारत के पास जो है वो है सिंधु घोष क्लास की 6 पारंपरिक पनडुब्बियां जो डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चल सकती हैं। ये हमारी ताकत, कुल 16 पनडुब्बियां हमारे पास हैं, 19 संबोरो, जिसमें से 3 जो हैं वो भी कमीशन होने वाली है, तो कुल मिला के 19 का आंकड़ा है। 3 परमाणु पनडुब्बियां हमारे पास है जिसका नाम है INS अरिहंत, बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है, SSBN इसे कहते हैं, ये भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास पूरी नेवी जो हमारी है लैस है तमाम आधुनिक वेपन्स के साथ। INS अरिघात हमारे पास है जो बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु पनडुब्बी है, ये भी एक वॉर क्लास पनडुब्बी हमारे पास है, इसे SSBN कहा जाता है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से 3 परमाणु पनडुब्बियां भारत के पास हैं। INS चक्रा 3 रूस से लीज पर ली जाने वाली परमाणु अटैक पनडुब्बी है जो अब जल्द ही हम उसको इंडिजिनस तरीके से भारत में भी बनाने जा रहे हैं। तो ये वेपन्स हैं हमारे पास नेवी के पास। अगला कलवरी क्लास की हमने आपको बता दी, हमारे पास 6 पनडुब्बियां हैं। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में बता दूं। INS विक्रांत भारत में निर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हमारा वॉरशिप है INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य भी हमारे पास है, रूस से मिले विमान को हमने अब यहां पर इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर लिया है। विमान वाहक पोत जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं। 16 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हमारे पास है। पनडुब्बियों का बेड़ा बहुत बड़ा है भारत का, ऐसे में भारत की नेवी दुनिया की टॉप 5 नेवीज में शुमार करती है। INS अरिहंत, INS अरिघात जैसी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं जो बहुत घातक हो जाती हैं समुद्री वॉरफेयर में, समुद्री जंग में। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां जो हमारे पास अटैक पनडुब्बियां हैं वो भी हमारे पास बहुत सारी हैं। इसका मतलब यह है कि जो नेवी हमारी है वो पाकिस्तान के मुकाबले संख्या बल में बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास जो विध्वंसक जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनकी बात करें, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर हमारे पास है जो कि एक वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर। इसके अलावा हमारे पास कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर है जो समुद्री लड़ाई के लिए मुफीद है और बहुत आला दर्जे का है। जी हाँ, इसके अलावा नीलगिरी क्लास, शिवालिक क्लास और तलवार क्लास के हमारे पास फ्रिगेट्स हैं।
जो दुश्मन को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर सकते हैं। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने भारतीय नौसेना की ताकत देख ली, पनडुब्बियां देख ली, नौसैनिक विमान भी हमारे पास है P-81 नेपच्यून। ये एक तरह का जो मरीन ऑपरेशन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पनडुब्बी खोजने, समुद्री निगरानी के लिए। दुनिया के सबसे सक्षम विमानों में से एक इसे कहा जाता है। जी हाँ, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने P-81 नेपच्यून पनडुब्बी खोजने वाले विमान के बारे में मैंने आपको बता दिया, निगरानी करने वाला विमान है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। MH-60R ये सी हॉक हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी रोधी और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, यानी जो मरीन ऑपरेशन होते हैं उसमें सी हॉक का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हमारे सभी फ्रिगेट्स और हमारे जितने वॉरशिप्स हैं वहां पर इसे इंस्टॉल किया गया। मिसाइल क्षमता, समुद्र मिसाइल क्षमता की बात बता रहा हूं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम समंदर से फायर कर सकते हैं। लंबी दूरी की वायु रक्षा और एंटी शिप मिसाइलें भी भारत के पास हैं, जो उसकी नेवी को बहुत ताकतवर बनाती हैं। हमारे पास समुद्री कमांडोज का दस्ता, जिन्हें मार्कोस कहते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मरीन स्पेशल फोर्सेस में इनकी गिनती होती है, ये शुमार किए जाते हैं। जी हाँ, तो भारत की नेवी की ताकत देख ली, लेकिन अब जरा सरहदी बातें कर लेते हैं। भारत पाक की समुद्री सरहद जहां पर लड़ाई होगी, वहां की थोड़ी टैक्टिकल सिचुएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों। तो आप मैप के जरिए उसको जब समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वो समझ में आएगा कि कैसे समंदर में लड़ाई होगी, कहां होगी, कौन कौन सा एरिया होगा, कौन कौन से पोर्ट्स नजदीक होंगे, वो मैं आपको मैप के जरिए समझाने जा रहा हूं। बहुत क्रूशियल है। उसके बाद एक पैनल के साथ हम जुड़ेंगे। दर्शकों आपकी स्क्रीन पर देखिए मैप है, ये भारत है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आते हैं, ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, ये सरक्रीक है, ये ओखा है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, अरब सागर का जो अरेबियन सी का इलाका है, ये समुद्री लड़ाई का इलाका है पाकिस्तान के साथ। अगर लड़ाई होगी तो इस खित्ते में, इस पार्ट में होगी। ये कराची इनका एयरपोर्ट है, बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो कारोबार की बात रही हो, चाहे और भी मसलों को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। ओखा एक इलाका देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो गुजरात पोर्ट के बहुत करीब है, सरक्रीक गुजरात पोर्ट के बिल्कुल करीब है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंटर्स हैं जहां पर अरब सागर में लड़ाई की संभावना होगी। अगर जमीनी लड़ाई नहीं होती है, समुद्र की लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान के बीच, तो ये एरिया सबसे टैक्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप मैप के जरिए देख रहे हैं दर्शकों। भारत और पाकिस्तान के बीच जो समुद्री सरहदें लगती हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये जमीनी सरहद है, यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, ये समंदर की सरहद है, नीचे जो ओखा, सरक्रीक और कराची आप देख रहे हैं एयरपोर्ट, ये जो उनका पोर्ट है, अरब सागर वाला जो इलाका है, ये बहुत क्रूशियल है, जो मैप के जरिए मैं आपको समझाना और बताना चाह रहा था। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए इस पूरी संभावनाओं को समझने जानने की हम कोशिश करेंगे। और ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़मीनी लड़ाई नहीं होती है, समंदर में लड़ाई होती है, तो उसका आफ्टरमाथ, उसके इम्पैक्ट, उसका इम्कान क्या होगा। स्वागत कीजिए कैप्टन श्याम कुमार साहब का, फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय हिंद। इसके अलावा मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हैदर हयात खान मेरे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है हैदर साहब आपका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, JNU से प्रोफेसर हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। विदेशी मामलों के आप जानकार हैं, चाइना मामलों के आप जानकार हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले कैप्टन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से भारत ने भी अपनी सामरिक ताकतों में इजाफा बहुत तेज़ी से किया है। पाकिस्तान ने भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में पुरजोर ताकत लगा दी है। हैंगोर क्लास की जो इनकी सबमरीन्स हैं वो कमीशन हो रही हैं, फ्रिगेट्स की बात हो रही है, डिस्ट्रॉयज़ वो कमीशन कर रहे हैं, चाइना से भी ले रहे हैं और ख़ुद भी इंडिजिनस तरीके से भी बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, समंदर की लड़ाई में जैसे कि मैंने भी तुलनात्मक ग्राफिक्स दिखाए हैं, तो भारत और पाकिस्तान की तुलना करें नंबर्स ऑफ फ्रिगेट्स की, वॉरशिप की, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं। बावजूद इसके हैंगोर क्लास की पनडुब्बी की कहानी आपको तो याद ही होगी पुरानी, तो फिर से हैंगोर कमीशन हुआ है पाकिस्तान में। आप किस तरह से इसको टैक्टिकल नोटेशन पर देख रहे हैं सर? नमस्कार अमित, जय हिंद, शनो वरुणा। जय। भारत की नौसेना, भारत की पॉलिटिकल विल और भारत की जो जनता है, उनका रुख जो है समुद्र का, उसको देखते हुए एक बहुत ही ताकतवर नौसेना के रूप में रीजनल लेवल पे, और चूंकि हम विस्तारवादी नीति के सिद्धांतों पे नहीं चलते, तो हमारी जो क्रेडिबल डिफरेंस की जरूरत है, उस हिसाब से हमने एक थ्रेशोल्ड पार कर रखा है बहुत पहले, जहां भारत को सुरक्षा समुद्र की दृष्टि से पूरी तरह से मिल रही है भारतीय नौसेना के साथ। और जब मैं नौसेना की बात करता हूं तो मैं मैरीटाइम स्ट्रेंथ की बात करता हूं, और मैरीटाइम स्ट्रेंथ में नौसेना के साथ हमारी कोस्ट गार्ड, हमारी मर्चेंट मर्केंटाइल
शिपयार्ड्स, हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन जो लेवल है, हमारे पोर्ट्स एंड हार्बर्स, और हमारी जो साथ में शिपिंग इंडस्ट्रीज की पूरी परिकल्पना, और हमारा जो रियलिटीज हैं अभी आज की भारत की, इंडिजिनाइज्ड जो भारत है मैरीटाइम क्षेत्र में, और जियोपॉलिटिकली 7 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री चैनल के ऊपर बैठा हुआ इंडियन ओशन में भारत इंडियन ओशन का नाम हमेशा से सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहता है। और आप देख चुके हैं, चाहे वो अफ्रीकन कोस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया का कोस्ट हो, और अब हमारी दखल पैसिफिक में भी, और हम अटलांटिक में भी अपनी पैठ बना रहे हैं। तो डिस्टेंट वाटर ऑपरेशंस में एक मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान के हिसाब से भारतीय नौसेना बहुत पहले से काम शुरू कर चुकी। 60s के दशक से जब पुरानी नीलगिरी कमीशन हुई थी, इंग्लैंड के जाने के बाद जो हमने शुरुआत की, वहां से हमने 6 लिएंडर बनाए भारत में, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी। और जब नए यही शिप्स नए रिक्रिएशन हो रहे हैं, आपने सुना 21 जून को नया दूनागिरी कमीशन हुआ कोलकाता में, गार्डन रीच के द्वारा बनाया हुआ। ऐसे 7 शिप कमीशन हो रहे हैं। 45 से ज्यादा शिप्स भारत ने बना लिए पिछले 3 सालों में, और 40 से ज्यादा ऑर्डर में है जो अगले 2 सालों में कमीशनिंग हो जाएंगे। कैपेबिलिटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, नंबर ऑफ शिप्स मैटर नहीं करता। कई लोग तुलना कर देते हैं चाइना से हमारी नंबर ऑफ शिप्स की, नंबर ऑफ सबमरीन्स की। इसकी जरूरत नहीं है। हमको जो हमारा थ्रेट परसेप्शन है हमारा इस एरिया में, हम उस हिसाब से अपनी सुरक्षा की नीति परिभाषित करते हैं, और उस हिसाब से हम सशक्त हैं। आपने दिखाया एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, तीनों एयरक्राफ्ट, चारों, इनफैक्ट विक्रांत, विराट और विक्रमादित्य। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे शिप लगा हुआ है, और मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पे ये भी दिखा दूं कि आईएनएस विराट मेरे कमरे में सुरक्षित है, जिससे मैं लगातार 20 साल तक मैंने ऑपरेट किया। तो आपको ये, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, सिर्फ सीधा कह रहा हूं कि मैं कहां से बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं। एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट रहा मैं, विक्रांत, विराट, पुराना, और नया विक्रांत को कमीशनिंग करने में मैं डायरेक्टर था एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट का। इसको कंसीव करने में और निकालने में योगदान रहा। विक्रमादित्य को रशिया से लाना पूरी तरह से मेरी आंखों के सामने हुआ। हमने ही यहाँ एक सेंट्रल दिल्ली में रात को 2:30 बजे इसकी फाइनलाइजेशन की थी। तो मुझे ध्यान है, ये सब बहुत नजदीक से मैंने इनको देखा है अपने आंखों से। ये कमेंट्री नहीं दे रहा मैं, और न कि मीडिया से रिपोर्ट दे रहा। हमारे डिस्ट्रॉयर्स, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास की आपने बात की, नीलगिरी क्लास, नए तलवार क्लास, 11वां जो शिप है हमारा, रशिया से हमने तलवार क्लास लिया। अब कोई भी क्लास शिप, तलवार क्लास जो 8 आ चुके वहां से अब हम नहीं ले रहे। ये सब के सब अब गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे 2 और ब्रह्मपुत्र क्लास हमारे ऑलरेडी कमीशन है। इसके अलावा हमारे एम्फीबियस वारशिप्स की चर्चा आपने नहीं की है। हमारे जो टैंकर्स हैं, जो जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, जो लगातार सस्टेन करने देते हैं फ्लीट को, हमारे पास टैंकर्स हैं जो हम इंडिया में बना रहे हैं। हमारे पास हाइड्रोग्राफी शिप्स हैं, हमारे पास हॉस्पिटल शिप्स हैं, हमारे पास कई डिफरेंट सबमरीन्स की वैरायटी है। और चौथा सबमरीन अभी अरिघात की आहट आपने सुनी, अरिधमन की सुन ली अपने, अरिसूदन अगले साल आपके साथ होगा। और उसके साथ ही उनका रख रखाव की फैसिलिटी, जो एक क्रेडिबल डेटरेंस। यस, हम विश्व में 6 कंट्रीज में हैं जो एलीट क्लब में हैं, जो सबमरीन ऑपरेट करते हैं, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे सकते हैं, कंटिन्यूअस सी डेटरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम 6ठे और 7वें विश्व के सबसे बड़े नौसेना हैं। तो आप जब कंपेयर करते हो लिटोरल नेवी से, तो इसकी जरूरत नहीं है। सबको मालूम है क्या है क्या नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तानी नेवी को एक कोस्टल रोल में सिमट के रखा था। 71 में हमने बे ऑफ बंगाल और वेस्ट अरेबियन सी में ब्लॉकेड एंड कंट्राबेंड कंट्रोल किया। चटना खुलगांव पे हमने अटैक किया विक्रांत से, पीएनएस गाजी को डुबोया। पीएनएस हंगूर उनका सबमरीन था जिन्होंने हमारी खुखरी को डुबोया। हमारे लोगों ने शहादत दी, पर एक बड़ा डेटरेंस दिया, और उसके बाद से दोबारा वो सबमरीन ऑपरेट नहीं कर पाए। हम पूरी तरह से अपने एरिया में सी कंट्रोल में रहे, और तभी हमने वो ईस्ट पाकिस्तान का डिवीजन हासिल किया और बे ऑफ बंगाल को जीता। वरना अगर हम ब्लॉकेट नहीं करते इस पाकिस्तान को नीचे समुद्र से, तो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वार निकल जाते। हमने 7th फ्लीट की नहीं सुनी, हमने किसी को नहीं सुना। तो वो मुकाम है। आज हूती के अटैक में आप देखो, रेड सी में देखो, हमारा काम देखो, कमांडोज का, मैं मरीन कमांडो का भी पायलट रह चुका हूं।
वो भी मैंने आपने ओखा की बात की, नदिया की बात की, आपने मकरान और सिंध कोस्ट की बात की, सब मेरी आंखों के सामने है। सालों साल यहां हमने ऑपरेट किया, देखा और समझा। और सर क्रिक पे भी हमारे ध्यान है, अभी कई चीजें चल रही हैं, ये सब लगातार चल रहा है। साइलेंट सर्विस है, दूर रहती है, 3 डायमेंशनल है, पानी के अंदर, सरफेस पे और ऊपर, लीथल वेपन कैपेसिटी के साथ, मोरल हाई के साथ, ट्रेनिंग के साथ, एक्सपीरियंस लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन दोनों का। चक्रा से शुरुआत की हमने और विक्रांत से शुरुआत की हमने, पुराने विक्रांत से, दोनों जगह पे हमने अपनी मुकाम हासिल की। नए राफाल MiG-29 और उसके साथ इंडिजनाइज्ड डीआरडीओ निर्मित मिसाइल्स लगा के हम रेट्रोफिट करके सोर्स कोड लेके अपना निर्माण कर रहे हैं। तो जो हमारा 80% इंडिजनाइज्ड वर्जन है, इसको आप समझे, ये हमारा लिथल पावर है। पीएनएस जो हंगूर क्लास सबमरीन्स अभी शुरुआत हुई है, 4 आएंगी, 4 यहां बनेगी। क्रू का मोटिवेशन एआईपी कहते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, हम खुद ही इसको बनाने जा रहे हैं। हमारी न्यू जो सबमरीन्स बनेगी कलवरी क्लास की एआईपी फिटेड होगी, एडवांस सिचुएशन में हम है। और हम S5 बैलिस्टिक सबमरीन्स भी बनाने जा रहे हैं और हम SSN अटैक सबमरीन्स भी खरीदने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं कहने को, आई थिंक इतना समय होगा नहीं, पर मैं आपको कहूं सशक्त तीनों 3 डायमेंशनल सर्विस के साथ नौसेना एक बड़े मुकाम पर है, लंबा कदम और छलांग की आकांक्षा में है। गुड इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल विल और फंडिंग के साथ, और भारत का जो टिल्ट है मैरीटाइम, उसको देखते हुए हम नौसेना को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और उसकी तरफ हमारा ध्यान है। 1947 हमारा टारगेट है जी। ऑलराइट सर, इससे पहले कि मैं हैदर साहब के पास जाऊं पाकिस्तान में, एक बार स्वर्ण सिंह के पास जा रहा हूं। सर, चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है पाकिस्तान का, और हैदर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे वेपन सिस्टम्स और भी बहुत सारे कारोबार, CPC की बात करें तो एक बहुत क्लोज अलाई चाइना और पाकिस्तान है। लेकिन चाइना, ये सब जानते हैं, चाइना कभी भी जंग खुद नहीं लड़ता, वो प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है और वो चाहता है कि उससे जंग में अपने हाथ गंदे ना करने पड़े, उसके लिए दूसरे लोग जंग करें। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने भी अपने आप को टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, वो भी अपने वॉर वेपन को अपग्रेड कर रहे हैं, ये सिनेरियो आप कैसे देखते हैं चाइना के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि जो चाइना की परिप्रेक्ष्य में हम इन चीज़ों को देखते हैं तो इनके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं जी। पहली बात तो ये कि जो फ्रांस से उन्होंने अगोस्ता 70 क्लास लिया था 79-80 में, अगोस्ता 90 क्लास ने लिया था, फिर 2003 तक उन्होंने, वो उनका फेज आउट होने का समय आ गया था। तो ये अपने आप में एक कहें कि अच्छी खबर है पाकिस्तान नेवी के नज़रिए से कि चीन ने 8 और ये सबमरीन देने की बात की है और 4 उसमें पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। तो सबमरीन का डीफेजिंग स्मूथ हो रहा है और नई जो सबमरीन आ रही हैं, जैसे कहा गया कि वो नेचुरल है कि वो ज़्यादा आधुनिक हैं, उनमें AIP वगैरह है, स्टेल्थ है उनका, बिल्कुल सोनार प्रूफ है एक तरह से, तो वो अपने आप में पहले से ज़्यादा क्षमता वाली होंगी। और मुझे लगता है कि ये जिसको अंग्रेजी में बीन काउंटिंग कहते हैं ना, कि किसके पास क्या कितना सामान है वगैरह, उसके अलावा किसी भी देश की मंशा क्या है वो भी जानना ज़रूरी होता है। तो जैसे उन्होंने ये साफ किया कि वो इसका फिर से नाम PNS हांगौर रखना चाहते हैं, तो वो आपने जैसे खुद कहा, इतिहास का याद दिलाता है। 9 दिसंबर 1971 को जो हमारी खुखरी INS खुखरी थी, उसको फ्रिगेट को सिंक किया था। तो इसलिए पाकिस्तान उसी तरफ एक बार फिर से इशारा करता हुआ सामने आता है कि वो इसका नाम PNS हांगौर रखने वाला है। और दूसरा, वहाँ से ये भी आवाज़ें साफ हैं कि वो केवल अरेबियन सी तक सीमित नहीं रहेंगे, अब उनके सबमरीन ऑपरेशंस जो हैं वो बे ऑफ बंगाल तक आने की क्षमता रखते हैं, कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो उनकी मंशा है, उससे ये सोचने पर हम बिल्कुल बाध्य हो जाते हैं कि ये चीन से जुड़ने का क्या मतलब है। और ये नेवी के लिए पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी अपने आप में डील मानी जा रही है। तो चीन की जो नेवी है उसकी क्षमता तो बहुत बड़ी है, उनके पास पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग, फूचियान और शांतोंग हैं और वो चौथा बनाने में लगे हुए हैं। और आपने जैसे खुद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से तालमेल बीजिंग से बना पाकिस्तान के साथ उनके ऑपरेशंस में, वो अपने आप में फिर से दिखाता है कि वो लगातार जब पाकिस्तान को इस तरह की क्षमता दे रहे हैं, वो केवल पाकिस्तान की सुरक्षा की नज़र से नहीं, वो भारत पर भी नज़र है उनकी।
और क्योंकि चीन का अपना ही नेवल प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में पिछले लगातार 2006-7 से बढ़ा है, और जिबौती में उनके पास अब नेवल बेस है और भी जगह जगह नेवल फैसिलिटीज ढूंढने में लगे रहते हैं वो, तो पाकिस्तान की नेवी को ये 8 और सबमरीन देने की बात और उसमें 4 पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करने की जो बात है, वो इनके आपस का जो एक्सिस नेक्सस जो तालमेल है चीन और पाकिस्तान का, उसको जोड़कर तब आप देखें तो फिर ये हमारी जो चुनौती भारत की नेवी के आगे हो जाएगी, चाहे वो सी डिनाइल कैपेबिलिटी के नज़रिए से देखें या फिर किसी तरह से हमारी जो अपनी क्षमता है ये पूरे अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में लगातार चौकन्ने रहना, सर्वेलेंस करना, उस पर कितना सीमाएं और बन सकती हैं, कुछ अंकुश उस पर लग सकता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कोई मतलब एक तरह का बहुत डरने का चिंता का विषय है, पर चुनौती जरूर इसमें साफ नजर आती है, क्योंकि ये फ्रांस की सबमरीन से अत्याधुनिक तो है, पर जो चीन के साथ इसको और सामने करके जोड़ देता है कि चीन की नेवी और पाकिस्तान की नेवी आज तालमेल बनाकर इंडियन ओशन में अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, वो मुझे लगता है अपने आप में उसके पीछे क्या मंशा है और इसको पीएनएस हांगोर का नाम देने के पीछे क्या मंशा है, वो मुझे लगता है हमें ज़्यादा चौकन्ना रहने की और ज़रूर एक तरह से संकेत करता है। हालांकि भारत की क्षमता पाकिस्तान के लिए ही नहीं बनाई जा रही, भारत की क्षमता जो नेवी की है वो पूरे चाहे HADR ऑपरेशंस हों या दूसरे नेवल एक्सरसाइज हो, नेवल डिप्लोमेसी हो, बड़ी शक्तियों से मिलकर किस तरह से बड़े जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, चाहे वो सागर या महासागर विजन की बात हो प्रधानमंत्री की, तो भारत की नेवी का जो उद्देश्य है वो तो अलग अलग हैं और बड़े हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। पर ये जो उनका ये आपस में वापस इकट्ठे आना और उसका पीएनएस हांगोर का नाम देना, उसके पीछे जो मंशा है उसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। इससे पहले कि मैं जाऊं अरविंद जी के पास, हैदर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने डिस्कशन ये सुना और ये बहुत बहुत लाजमी है, बहुत नेचुरल है कि आप अपने आप को इक्विप करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए। कभी कभी ये लड़ाई के लिए नहीं, कभी कभी ये सिर्फ एक नोशन होता है, एक सिग्नेचर होता है कि वी आर ऑल्सो प्रिपेयर। हैंगोर क्लास की पनडुब्बी आपने कमीशन की है पाकिस्तान ने अपनी फ्लीट में, उसका नाम हैंगोर इसलिए ही रखा गया क्या क्योंकि 71 में उन्होंने हमारे फ्रिगेट्स को डुबाया था, या एक इत्तेफाक है बस ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित भाई। मैंने आपके दोनों मेहमानों की, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और आई एम ग्लैड कि इस तरह की सेन वॉइसेस भारत में मौजूद है। ख़ासतौर पे ये जो JNU से प्रोफेसर साहब ने जो गुफ्तगू की, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इनकी सारी गुफ्तगू थी। देखें, भारत के हवाले से जो आपने PNS संगूर का नाम लिया कि पाकिस्तान ने ये जो नई सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स लिए हैं, इनका नाम PNS अंगूर रखा है। डेफिनेटली हंगूर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस नाम का, और भारतीय नेवी के खिलाफ जो PNS अंगूर ने किया था, हम लोगों ने बिल्कुल इसी वजह से इसका नाम अंगूर रखा है। और ये इसका नाम भी रखना ये हमारी तरफ से मैसेज भी है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं जो शायद आपके इल्म में ना हो। 1965 में पाकिस्तान नेवी के जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ थे एडमिरल AR खान साहब, मैं उनका ग्रेट ग्रैंडसन हूँ, तो नेवी के साथ तो मेरी मोहब्बत जो है ये बहुत ज्यादा। जो अच्छा, आपने मुझे बताइए बात, बहुत शुक्रिया। दीवार का ऑपरेशन जो दीवार का ऑपरेशन था, उसको जो ऑर्डर किया था वो AR खान साहब ने किया था, और वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ग्रेट ग्रैंडसन। सेकेंडली जो PNS अंगूर है, जिस तरह ये प्रोफेसर साहब ने भी बताया, बिल्कुल ये लेटेस्ट जो है ये सबमरीन है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत, अगर हम नंबर्स के एतबार से कंपेयर करें इंडियन और पाकिस्तानी नेवी को, तो इंडियन जो नेवी है उसको बर्तरी हासिल है। आपके पास जो ये शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, हर चीज़ के अंदर भारतीय नेवी को बर्तरी हासिल है। लेकिन हमें साथ ये भी देखना है कि आपके पास एक लंबी बड़ी कोस्ट लाइन है जिसको आप लोगों ने प्रोटेक्ट करना है, 11,000 किलोमीटर से लंबी। पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो हमारी कोस्ट लाइन तो 1100 किलोमीटर की भी नहीं है, 1050 किलोमीटर के करीब की हमारी कोस्ट लाइन है। तो उस एतबार से पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। और जो गुज़श्ता साल भारत की अप्रोच थी, आप लोग चाहते थे कि समंदर के रास्ते भी पाकिस्तान पर हमला किया जाए, लेकिन हम लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी नेवी को अल्हम्दुलिल्लाह जितना मजबूत बनाया है, तो वो साइलेंट हीरो का किरदार हमारी नेवी ने अदा किया और भारतीय नेवी नहीं कुछ कर सकी। अभी कैप्टन साहब ने यहाँ पर तस्वीर दिखाई अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की। कैप्टन साहब जानते हैं
कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर ये लायबिलिटी है इंडियन नेवी के ऊपर, आप कर कुछ नहीं सकते इनके साथ। आज की जो लेटेस्ट वॉरफेयर है उसमें आपने अगर खास तौर पे पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है, आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को? अब तो जो है आपको जरूरत ही नहीं है, हम तो हमसाया ममालिक हैं। तो ये इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं ये लायबिलिटी हैं, और आप लोगों को अंदाजा है, कैप्टन साहब भी जानते हैं, इन्होंने तस्वीर दिखाई, अगर ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो ये सिर्फ तस्वीर ही रह जाएगी, और असल जो एयरक्राफ्ट कैरियर और समंदर बुर्द हो जाएगा। ये सलाहियत भी है, हम लोगों ने सिर्फ ये लेटेस्ट सबमरीन्स नहीं ली, हमने इसके अलावा भी अपना इक्विपमेंट, अभी हमने रिसेंटली स्मैश को जो टेस्ट किया उसके ऊपर भी मैंने इंडियन नेवी के बहुत से लोगों को सुना कि ये पाकिस्तानी नेवी की जो ताकत है उसमें बहुत बड़ा इजाफा। और अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, स्मैश के अगले वर्जन पर काम कर रहे हैं जो उससे ज्यादा लीथल है। तो जो नंबर्स है, नंबर्स के एतबार से बिल्कुल भारतीय नेवी को बढ़तरी हासिल है, लेकिन नंबर्स कभी भी जंगों के अंदर अंजाम का फैसला नहीं करते, और ये माजी में भी हमने देख लिया। नंबर तो बहुत बड़ा था अमेरिका के पास भी, लेकिन ईरान के खिलाफ वो नंबर्स जो है वो कुछ नहीं कर सके। नंबर आपका भी बहुत बड़ा था हमारे खिलाफ, 2019 में भी आपकी फिजाइया हमसे कई गुना बड़ी थी, लेकिन हमने आपके 2 जहाज गिराए, आप कुछ नहीं कर सके। 2025 का जो मार्का था, आपको हर एतबार से आपकी नेवी हमसे बड़ी, आपकी एयरफोर्स हमसे बड़ी, आपकी आर्मी हमसे बड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी महाज पर भी आप लोगों को उठने नहीं दिया। आपकी नेवी कुछ नहीं कर सकी, आपकी फिजाइया मनोमट्टी तले दफन होगी, आपकी फौज जो है वो सफेद झंडे लहराकर जो है उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की। तो ये बहस तो यहाँ पर खत्म हो जाती है कि नंबर्स जो है वो कभी भी जंगों के अंजाम का फैसला करें। हाँ, बढ़तरी जरूर भारत को हासिल है, और हम अपने दुश्मन की अप्रोच को और उसके इकदामात को सामने रखते हुए, अपने रिसोर्स को भी सामने रखते हुए भी हम लोग वही कुछ कर रहे हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजीद मजबूत हो। ठीक है अरविंद सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हैदर खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है, भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स, भारत की सेना हमसे बड़ी बेहतर, लेकिन नंबर्स मायने नहीं रखते। अब देखिए, कैप्टन श्याम कुमार यहाँ पर हैं, मैं नहीं चाहता कि अब बताओ, क्योंकि नेवी फैमिली से हैदर भाई भी हैं, मैं उनको क्या समझाऊं कि वॉरशिप का होने का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है। आप रिप्लाई करेंगे इनको अरविंद जी? बिल्कुल अमित भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि इसका फायदा नुकसान नहीं, मैंने सिर्फ पाकिस्तान और भारत के, मैं जवाब ले लेता हूँ। हाँ, आपके लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से। हाँ अरविंद जी, प्लीज गो अहेड अरविंद जी। सिंह साहब ने मंशा की बात की, और मंशा क्या होती है वो हयात खान साहब ने बता दिया है, तो उससे अंदाज लगा लीजिए कि भारत को अभी आगे आने वाले दिनों में करना क्या है। और खासकर तब जबकि इनका एक ऐसी फैमिली से ताल्लुकात है जो कि जिसका बैकग्राउंड है वो मिलिट्री है। तो इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में जो डिफेंस सर्विसेज से जो जुड़ी हुई परिवार हैं, क्योंकि उसका फायदा तो पूरे परिवार को मिलता है, जो हयात खान साहब ने बताया भी, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी के बाद में मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा कि पाकिस्तान ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो एक कार्टून छपा था जिसमें 2 छोटे छोटे नंगे बच्चे एकदम, जिन्होंने चड्डी नहीं पहन रखी है, और उधर परमाणु धमाका हो रहा है, आप अपनी प्राथमिकता तय करिए, जबकि पूरे देश में गुर्बत है। पर खैर ये सारी उपदेश की बातें हैं, हम रियलिस्टिक अप्रोच पे आते हैं। नटवर सिंह साहब ने कहा था, जब वो खासकर कांग्रेस के जमाने में फॉरेन मिनिस्टर थे जी, भारत जब तक तटस्थ था तब तक हमारा खासकर जो चाइना से लगने वाला बॉर्डर है और पाकिस्तान है वो काफी शांत रहा है। पर जैसे जैसे भारत अमेरिका के नजदीक जाएगा, हमारे लिए गलवान जैसे इंसिडेंट होंगे, और काफी लंबे समय से ये चीज महसूस की जा रही थी कि नेवी को मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत इसको काउंटर करेगा। खासकर जो आपने जिक्र किया अमित साहब, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जो खासकर इंदिरा पॉइंट तक अगर हम वहां पे हम हमारे जो नेवल बेसिस जो एकदम बिल्कुल इंडोनेशिया के करीब जाके ठहरते हैं, तो वो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डियोगा गार्सिया में भी अमेरिका की प्रेजेंस है। जब अगर मान लो हॉर्मुज जैसे कि अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, तो इंडियन नेवी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। काफी लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था, और सरकार एकदम डिटरमिन्ड थी कि पैसा खर्च करना है नेवी के लिए, और ये बेहद ही जरूरी था। तभी हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को एकदम बिल्कुल चाक चौबंद रख सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये हमें साथ साथ यह भी ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने नटवर सिंह साहब की बात का जिक्र किया, कि कम से कम इस खित्ते में यह मैसेज न जाए कि भारत यहाँ किसी भी तरह से हथियारों की होड़ को बढ़ावा देना चाहता है। और मैं हयात खान साहब से यह भी कहना चाहता हूं कि भले ही अभी की जो प्रेजेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है
वो भारत और पाकिस्तान के बीच में वज़ाकरात के फेवर में नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए ताकि कम से कम जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो संदेह क्रिएट हो रहा है, उसको खत्म किया जा सके। और ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि चीन के साथ भी की जानी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि बिना एक दूसरे पे संदेह किए इस पूरे खित्ते में हम एक अमन और चैन ला पाएंगे, और उसका फायदा जो है वो दोनों ही देशों के अवाम को होगा। क्योंकि जो मिलिट्री पे या जो डिफेंस पे जो पैसा खर्च करता है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो डेड इन्वेस्टमेंट है, उसका वापस कभी रिटर्न नहीं आता है। जबकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे जो भी पैसा खर्च होता है उससे देश की आर्थिक अवस्था वो उन्नत होती है और देश को फायदा होता है। तो जब हयात खान साहब जब ये सारी चीजें कह रहे हैं और अपना जो गौरवपूर्ण इतिहास बता रहे हैं, तब ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। अमित साहब। वेल सेड सर, पॉइंट टेकन अरविंद जी। कैप्टन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हैदर भाई ही इज नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट, ही इज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जो बात उन्होंने कही है, मैं चाहता हूँ कैप्टन श्याम कुमार आप उनकी बातों का जवाब दें कि पाकिस्तान के लिहाज से ये डिस्ट्रॉयर्स, ये फ्रिगेट्स, ये वॉरशिप किसी काम के नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, देखिए मैं सॉरी, मैं चूंकि इस वक्त एक हॉस्पिटल की पार्किंग में हूँ, मैं भाईजान की बात को हैदर भाई मैं आपके पास आता हूं। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, पहले आप सुन लीजिए एक सेकंड के लिए। हैदर भाई मैं आता हूं। डिबेट की बात करता हूं मैं। सबसे पहले साम मतलब तुलना, साम से आपकी कोई मतलब ही नहीं है, तो आप तो सुन के जाइए थोड़ी। हैदर साहब नहीं, वो हैं हैदर भाई हैं, आप बोले। सबसे पहले साम की बात करता हूं। तुलना पाकिस्तान की हमारे से कुछ है नहीं, हमारा छोटा भाई था, हमने उनको जगह दी थी, कोएग्जिस्ट करने के लिए जगह दिया, ठीक से रहे तो ठीक, वरना मुंह की खाएंगे, पहले भी खा चुके कई बार, फिर से खाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमारे सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को, पता नहीं ये ग्रैंडसन तो है एडमिरल साहब के, लेकिन इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की कंट्रोल की कैपेसिटी का शायद अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब इनको याद ही नहीं कि एनएस विक्रांत ने चटना और खुलगांव पे इतनी ज्यादा बम्बार्डिंग की थी और ऐसा तबाही मचाया था। ये तो पीछे पड़े थे विक्रांत के गाजी को लेके, लेकिन गाजी तो कहीं और, विक्रांत तो कहीं और। कैसे हम यूज करेंगे? हमने 70 सालों में क्या सीखा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन? मैंने 20 साल में उड़ा के क्या समझा एयरक्राफ्ट कैरियर को? बैटल ग्रुप क्या होता है? अब्राहम लिंकन क्या होता है? ये सबको समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ईरान घुटने पे आ गए, अमेरिका टूट गया, ये सब कहने की बातें हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ही है, 11 न्यूक्लियर कैरियर के साथ और 4 न्यूक्लियर कैरियर बनाने के बाद पीएलए नेवी लगातार कैरियर बनाए जा रही है। अगर आपकी बात मान ले तो जरूरत नहीं है पीएलए नेवी को लगातार कैरियर्स बनाने की, जो कि लगातार बनाया जा रहा है। हम भी बनाएंगे, इसकी जरूरत है, पुख्ता जरूरत है। कब, कैसे, कहां यूज की जाएगी, फिलहाल आपका को उसका अंदाजा या आपके देश को उसका अंदाजा होगा, आपको शायद नहीं है। सबमरीन की बात करें तो जो हमारे पास सबमरीन कैपेसिटी है वो हमने बता दिया आपको। एक सबमरीन के साथ हम 3500 किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पाकिस्तान का कवर कर सकते हैं। पहले हम 700 कवर कर सकते थे। हम अपनी सागरिका मिसाइल को हमने एडवांस किया, इंडिजनाइज किया। हम K4 मिसाइल के साथ अभी डेटरेंस पेट्रोल कंटिन्यूअस एट सी दे रहे हैं, और नई रिपोर्ट माने तो भारत की नीति में परिवर्तन है। न्यूक्लियर एक जो हमारी मिसाइल कैपेसिटी है वो डिप्लॉयड है ऑपरेशनली, ऐसा रिपोर्ट्स सुप्रीम की तरफ से दिया गया है। तो अब हम वो नहीं है कि नो फर्स्ट यूज, कैसे मारे, कब मारे। बुद्ध के देश जरूर है, और बुद्ध की जगह पे युद्ध की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए टिच चाहिए, उसके लिए जहर चाहिए सांप का, और सांप का जहर जब तक न काटे, मारे नहीं, तब तक कोई बर्दाश्त नहीं करता। कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए फिर होगा। मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर में आपका कहना बिल्कुल सही नहीं है। नेवी इंटरनेशनल वाटर से अपने एलओसी को, जैसे एलओसी होता है, टेरिटोरियल वाटर में घुस के अटैक करना नहीं चाहती, वरना ठीक है सर, साथ रहिएगा। कैप्टन साहब साथ रहिएगा। एक बड़ी खबर, मैं इस पर रिएक्शन चाहता हूं आप तमाम मेहमानों का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, गुलबर्ग में धमाका हुआ है और धमाके में अभी 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है।